नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी शिक्षण विधि का टेस्ट 10 लेकर आई हूँ। इससे पहले यानी कि 9 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन्हें देखिए। हर टेस्ट में कम से कम 15 प्रश्न हैं जो कि शिक्षण विधि के हैं सभी। आप उन्हें करिए, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता है। नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता क्यों है? छात्रों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए या फिर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। नैदानिक परख यानी नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इससे छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए नैदानिक परख पत्र की आवश्यकता होता है। नैदानिक यानी कि निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण करेंगे, बच्चों की कमजोरी का पता लगाएंगे, उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण करेंगे। यानी कि जब बच्चों की कमजोरी का पता चल जाएगा तो उपचारात्मक परीक्षण से उस चीज़ का समाधान करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यह व्याकरण का प्रश्न आ गया है। उष्ट्र, हाथी, उलूक, गधर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ट्र, उलूक, गधर्व ये सभी तत्सम है, लेकिन हाथी तत्सम नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, हाथी। अगला प्रश्न देखिए, अयोग्य व्यक्ति को लाभकारी वस्तु मिलना अर्थद्योतक मुहावरा है। ये भी व्याकरण का प्रश्न है। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताया गया है कि अयोग्य व्यक्ति को लाभकारी वस्तु मिलना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? अंधे के हाथ बटेर लगना, डिगरी से घड़ा फोड़ना, बिल्ली के भाग से छीका टूटना या फिर छप्पड़ फाड़कर बरसना। तो इसका आंसर आ जाएगा अंधे के हाथ बटर लगना। अंधे के हाथ बटर लगने का आंसर होता है, कैसे आंसर होता है यानी कि अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को लाभकारी वस्तु मिलना। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? आदिवासी बालकों के लिए, कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए, दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए या फिर सृजनशील बालकों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से पहले कौन सा शिक्षण होता है? निदानात्मक शिक्षण होता है। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त रहेगा। सुंदर लेखन अभ्यास के लिए क्या उपयुक्त रहेगा? कहानी लिखना, श्रुतिलेख लिखना, अनुलेख लिखना या फिर प्रतिलेख लिखना। सुंदर लेखन करना है, कहानी लिखना, श्रुतिलेख लिखना, तो आंसर हो जाएगा इसका अनुलेख लिखना, सी आंसर। अनुलेख का मतलब होता है देख देख कर लिखना। बच्चा अगर देख देख कर जैसा लिखा गया है अगर वैसे लिखने की कोशिश करेगा तो वो सुंदर लेखन का अभ्यास कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी, अनुलेख लिखना। अगला प्रश्न है, बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति कौन सी है? अभिनय की है, खेलने की है, अनुकरण की है या फिर उक्त सभी की है? तो बालकों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो होती है अनुकरण की। बच्चा लगभग हर चीज़ में अनुकरण ही करता है। जैसे किसी को बोलना देखा है तो वो इसी तरीके से बोलने की कोशिश करेगा, इसी तरीके से। आंसर हो जाएगा सी, अनुकरण की। अनुकरण का मतलब होता है किसी को देखकर वैसा का वैसा करना। अगला प्रश्न है, बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्द को जोर से पढ़ता है। यह क्रिया किस पठन के अंतर्गत होती है? बालक चित्र के नीचे कोई शब्द लिखा है उसको जोर से पढ़ता है, यह किस पठन के अंतर्गत होगी? शाब्दिक पठन होगी, शब्द पठन होगी, वर्ण पठन होगी या फिर मौन पठन होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शब्द पठन, यानी कि वो शब्द को पढ़ रहा है। आंसर हो जाएगा बी, शब्द पठन। अगला प्रश्न देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा कौन सी कक्षा में? उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा में। समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात का निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, पठन कौशल पर अधिक बल देना या फिर पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या करना।
तो आंसर हो जाएगा इसका बी, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं 6 से 8th वाले, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि वो पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए जो शब्दकोश है उसका प्रयोग करें। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है विषय ज्ञान की जांच करना, लिपि का सही ज्ञान होना, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन का प्रयोजन है हिंदी की कक्षा में, तो आंसर है विषय ज्ञान की जांच करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है। उच्च कक्षा पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साहित्य साध्य है और भाषा कौशल जो है साधन है। साहित्य साध्य, भाषा कौशल जो होते हैं साधन के रूप में काम करते हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, सहज स्वाभाविक होता है, भाषा को कक्षा में ही संभव है, प्रयासपूर्ण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भाषा अर्जन है वो सहज और स्वाभाविक होती है। आंसर है बी। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, सरल भाषा से युक्त हो, अत्यंत छोटे हो, केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों। तो आंसर हो जाएगा इसका सरल भाषा से युक्त होने चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो कि सरल भाषा युक्त हो। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, उस बिंदु का चयन करें जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, अभ्यासों में वैविध्य या भाषा की विभिन्न छटाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाषा की विभिन्न छटाएं। ये सबसे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर भाषा की विभिन्न यानी भाषा अलग अलग बताई जाएगी तो बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होगी, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। बाकी सारे ऑप्शन सही है। पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य होना चाहिए, अभ्यासों में भी वैविध्य होना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका डी, भाषा की विभिन्न छटाएं। अगला प्रश्न देखिए, मंदिरा कक्षा में पढ़ती है। कौन सी कक्षा में? पहली कक्षा में पढ़ती है। और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा केवल मैं वाले शब्दों को ही बोल सकती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मंदिरा जो है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। कैसे? मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, इसमें उसने लिंग वचन क्रिया का ध्यान रख के सर्वनाम का प्रयोग किया है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है तो उसके लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, संवाद अदायगी, अपने अनुभव का वर्णन, बातचीत करना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मौखिक अभिव्यक्ति के लिए व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी संवाद अदायगी, आपस में संवाद करना मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाएगा, अपने अनुभव का वर्णन करना, बातचीत करना, ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक है, लेकिन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास मौखिक अभिव्यक्ति में सहायक नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बच्चों को सिखाना है कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य करवाना, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका सी, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता जताना। ये आंसर हो जाएगा सी। बाकी सभी बच्चों को सिखाना है कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता
व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये करेक्ट है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ाना जिससे बहुभाषा अच्छी हो सके। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण उत्पन्न करना। आंसर हो जाएगा इसका सी कि कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। कम पाठ वालों पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो देख नहीं सकते लेकिन सुनकर अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ओके, तो ये टोटल 17 प्रश्न थे, इसमें 2 व्याकरण के प्रश्न थे। इन्हें करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही होते हैं, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।